हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रूल नंबर 1, नेवर गेट अरेस्ट का पार्ट 3 शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप न्यू आए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग वांगची से कहता है, लगता है आपकी बॉडी का एक हिस्सा ऑलरेडी कन्विंस्ड हो चुका है। वो यिंग अब उसके नज़दीक जाकर कहता है, तुम बाकी सारे अल्फाज की तरह स्मेल नहीं करते। मैं आज से पहले कभी भी ऐसे अल्फा से नहीं मिला जिसकी सेंट तुम्हारे जैसी हो। वो यिंग के बोलने के तरीके से वांगजी को पता चल गया था कि मुशन्यू भी उतना ही अराउज्ड है जितना वांगजी अराउज्ड हो गया है। वो वुयिंग की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो उसकी सिल्वर आंखें भी हल्की सी नशीली नजर आ रही थी। वांगजी इस वक्त डेस्परेट हो रहा था कि वो अपना हाथ वुयिंग की शार्प जॉलाइन के पास लेकर जाए और उसके माउथ को टेस्ट करे, पर वांगजी कभी भी अपने सेक्स पार्टनर्स को किस नहीं करता था। किसिंग केवल रिलेशनशिप्स में होती थी, जो कि ऐसी लाइन थी जिसे वांगजी कभी भी क्रॉस नहीं करता। चाहे वांगजी का पार्टनर कितना भी हॉट, कितना भी सेक्सी क्यों ना हो, पर वो उसके लिए केवल सेक्स के लिए था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वांगजी मुशन्यू को किस तो नहीं कर सकता था, पर बाकी बहुत सारी चीज़ें थीं जो वो उसके साथ कर सकता था। वांगजी धीरे धीरे अपने हाथ मुशन्यू की बॉडी पर स्लाइड करते हुए उसकी वेस्ट पर लेकर आता है। वुयिंग की परफेक्टली शेप्ड वेस्ट को वो पिंच कर देता है, जिससे वुयिंग फिर से गहरी सांस लेने लगता है। अब वांगजी पास ही में रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है और मुशन्यू को खींचकर उसे भी अपनी लैप में बिठा लेता है। मुशन्यू की सैंट अब और भी ज़्यादा डीपर होती जा रही थी। वांगजी अपने हाथ उसकी शर्ट में से ले जाकर उसके फ्लैट स्टमक पर फहराने लगता है। मुशन्यू कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी के टच की वजह से वो कुछ नहीं कह पा रहा था। वांगजी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो कंटिन्यू अपना गेम वुयिंग की बॉडी के साथ खेल रहा था। वुयिंग की बैक पीछे की तरफ झुक गई थी, लिप्स खुले हुए थे और आंखें क्लोज्ड थी। वांगजी को वुयिंग अराउजल के वक्त बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी का मन कर रहा था कि वो अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मुशन्यू को अपने साथ रखे। वो दोनों तब तक इंटीमेट हों जब तक मुशन्यू पास्ड आउट ना हो जाए, और जब वो फिर से होश में आए वांगजी फिर से उसकी वही हालत कर दे। मुशन्यू को इस हालत में देखकर वांगजी अपना कंट्रोल खो रहा था, जिससे उसका रूल टूट जाता और वो अपना रूल बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता था। वो वुयिंग को छोड़ देता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। वो वुयिंग से कहता है, तुमने मुझे कन्विंस्ड कर लिया है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ तो पहले तुम्हें प्रॉपर कपड़े पहनने होंगे। जी अब पास ही में रखी टेबल पर रखे हुए कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ से कपड़े लेकर तुम चेंज कर सकते हो। जब भी तुम रेडी होगे तो मेरा गार्ड तुम्हें क्लब के पीछे वाले रूम की तरफ भेज देगा। ऐसा कहकर वांगजी वो फेक जेड टोकन भी उठा लेता है जो वुयिंग पहन कर आया था, और वो वुयिंग से कहता है, तुम्हें रियल वाला मिल जाएगा तब जब तुम खुद उसे अर्न कर लोगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वांगजी को जाता हुआ देखकर वुयिंग की आंखों में जो नशा था वो धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। वांगजी उस फेक जेड टोकन को ले जाकर पता करवाने वाला था कि आखिरकार किसने वो उसके जेड टोकन की फेक कॉपी बनाई, और उसे अच्छे से सजा देने वाला था। साथ ही साथ वो मुशन्यू की आइडेंटिटी के बारे में पता लगवाने वाला था। एक बार जब मुशन्यू की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती, वांगजी पूरी तरीके से अपना फोकस उस क्रिमिनल पर करने वाला था जो अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स को मार रहा था, और वो इस बात के लिए मेक श्योर करना चाहता था कि उसका अगला टारगेट लैन ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ना हो। रूम से बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। वुयिंग अब उस रूम में अकेला था। वो वॉल के अगेंस्ट लेट जाता है। उस छोटे से रूम में वुयिंग अब अकेला था। उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, हैंड्स शेक कर रहे थे और स्वेटी हो गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा उसके साथ कैसे हो सकता था, क्योंकि किसी भी अल्फ़ा के कांटेक्ट में आने पर उसकी बॉडी ने इस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया था। अपनी इंटायर लाइफ में उसे इतना अराउज्ड कभी फील नहीं हुआ था। जैसे ही उसके सामने वांगजी का फेस आता है, वुयिंग सोचने लगता है, वो खुद को समझता क्या है। उसने मुझसे कहा कि मुझे रियल जेड टोकन तब मिलेगा जब मैं उसे खुद अर्न कर पाऊंगा। उसकी इतनी हिम्मत। ऐसा नहीं था कि विविशन फिर से उस जेड पेंडेंट का इस्तेमाल करने वाला था या फिर वांगजी से उसे पाना चाहता था, पर जिस तरह वांगजी ने उसे ऑर्डर दिया था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अल्फ़ा हॉट ज़रूर होगा, पर इस दुनिया में केवल एक इंसान था जो वेविशन को ऑर्डर्स दे सकता था, और उसकी मौत वेंचाओ के हाथों हो चुकी थी।
वुयिंग अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है और तुरंत फ़ोन निकालकर वेनिंग को सिग्नल भेज देता है। वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा उन दोनों ने प्लान किया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्हें ये सिग्नल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। सिग्नल के अकॉर्डिंग वेनिंग को तुरंत अपना सिम कार्ड रिमूव करना था और डिस्ट्रॉय कर देना था। नेक्स्ट वेनिंग को सारे एविडेंस को क्लियर करना था। होटल रूम तक के लेके सारे सिक्योरिटी वीडियोस को वाइप आउट करना था। फिर उसे कार लेकर इमीडिएटली एक सेफ हाउस चले जाना था और तब तक वहाँ रहना था जब तक उसे वुयिंग का अगला मैसेज ना मिले। वुयिंग ने जितना भी डेटा वेनचाओ के फ़ोन से ट्रांसफ़र किया था वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी वो सारा डेटा वेनिंग को ट्रांसफ़र कर सके, पर वो बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर था और इतना समय नहीं था कि पूरा डेटा वेनिंग को ट्रांसफ़र हो पाता। पर वुयिंग को इस बात की खुशी हो रही थी कि वांग जी फूल बन गया था उसकी स्टोरी से। वांग जी को विश्वास हो गया था कि वुयिंग यहाँ उसके लिए आया था, पर इस वक्त वुयिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो क्लब के डोर से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि डेफिनेटली लांग वांग जी ने अपने गार्ड्स को डोर पर लगा दिया होगा। वो वांग जी के पास उसके प्राइवेट रूम में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता था क्योंकि उसके बाद वहाँ जो होता वुयिंग ये बिल्कुल नहीं चाहता था। चाहे लांग वांग जी कितना भी हॉट क्यों ना हो, वो उसके साथ एक्चुअली सेक्स तो नहीं कर सकता था। ऊपर से वुयिंग की बॉडी पर लोटस सीड टैटू बने हुए थे जो साफ दिखा रहे थे कि वो जांग ऑर्गेनाइजेशन का इनर मेंबर है। वांग जी अगर सिर्फ एक बार उसे शर्टलेस देख लेता तो वो तुरंत पहचान जाता कि वो मुशेन्यू नहीं है। वुयिंग अब सोचने लगता है और प्लान बनाता है कि आखिरकार इस क्लब से बाहर कैसे निकला जाए। वो तुरंत उन कपड़ों में रेडी हो जाता है जिसके बारे में वांग जी ने कहा था। जैसे ही वो बाहर आता है उसका गार्ड उसे कहता है, मुशेन्यू, हांगुनजुन ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें उनके प्राइवेट क्वार्टर्स के एंट्रेंस तक ले जाऊँ। वुयिंग ने वो सिल्वर मास्क फिर से पहन लिया था। वो गार्ड से कहता है, हाँ उन्होंने मुझसे कहा था, पर मुझे थोड़ा सा क्लीन अप करना है, तो क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? वो गार्ड हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग बाथरूम की तरफ जाने लगता है। अचानक वो वेनचाओ से टकरा जाता है जो वांग लिनजाओ के साथ जा रहा था। यही वुयिंग चाहता था। वो तुरंत फ़ायदा उठाता है और वेनचाओ के फ़ोन से ट्रांसमीटर निकाल लेता है जो उसने फिट किया था। वेनचाओ इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था कि उसका कोई ध्यान नहीं जाता। वुयिंग फिर से सोचने लगता है कि वो क्लब से बाहर बिना किसी को जान से मारे कैसे निकले। वो लांगवांग जी के बेड तक तो नहीं जा सकता था। तभी वो गार्ड जो उसके पीछे खड़ा था वो एक अनप्लीजेंट वॉइस में कहता है, तुम्हें प्राइवेट रूम्स में जाने के लिए कहा गया था ना। वुयिंग उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो वो गार्ड कहता है, तुम ऑलरेडी हांगुनजुन को बहुत वेट करवा चुके हो, वो एक बिजी मैन है। वुयिंग अब सीधा बार की तरफ चला जाता है और उस गार्ड से कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ जाने से पहले एक ड्रिंक ऑर्डर कर लूँ। वुयिंग अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करने ही वाला होता है तभी वो गार्ड सामने आकर कहता है, नहीं, ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। वुयिंग कहता है, ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, वो भी एक बार में? ये कैसा मजाक है? और वैसे तुम हो कौन, गार्ड होकर मुझसे इस तरह बातें कर रहे हो? वो गार्ड वुयिंग से कहता है, मैं सूशे हूँ, मैं हांगुनजुन का मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइज़र हूँ। तुम्हें शायद रूल्स नहीं पता, पर उन्हें ओमेगास का ड्रिंक करना बिल्कुल पसंद नहीं, स्पेशली जब वो उन्हें सर्विस देने वाले हैं। वुयिंग इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, सर्विस देने वाले हैं? वो है कौन, कोई रेडिएटर? देखो, मैं ऑलरेडी इस बार में ड्रिंक ऑर्डर कर चुका हूँ और मैं दूसरी भी करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ के रूल्स क्या हैं। हांगुनजुन ने एग्जैक्टली मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा था। सुशी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बारटेंडर वुयिंग के सामने ड्रिंक का ग्लास रख देता है। वुयिंग उसे पीने ही वाला होता है पर सुशी उसका हाथ पकड़ लेता है। बारटेंडर उससे कहता है, तुम उसे टच नहीं कर सकते, तुम रूल्स जानते हो। सुशी बारटेंडर से कहता है, जैसे कि मैं उसे टच ही करना चाहूँगा। मैं बस हांगुनजुन की पॉलिसीज़ के खिलाफ किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं चाहता, अदरवाइज़ मैं खुद उन्हें इस बारे में रिपोर्ट कर दूँगा। इस बीच वुयिंग ने सुशी के फ़ोन में भी ट्रांसमीटर लगा दिया था। वो सिप करते हुए अपनी ड्रिंक पीने लगता है जिससे उसे और भी ज़्यादा टाइम मिल सके और सुशी के फ़ोन को वो अच्छे से हैक कर सके। हालांकि वुयिंग को पता था कि सुशी के फ़ोन से उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, पर फिर भी जस्ट इन केस शायद फिर भी सुशी के पास वेनचाओ के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। वुयिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि हांगुनजुन जैसे इंसान के लिए ऐसा इडियट कैसे काम कर सकता है। हांगुनजुन ने इसे रख भी कैसे लिया। वुयिंग अपनी ड्रिंक सिप सिप करके पी ही रहा था तभी सुशी फिर उससे कहता है, तुम ऑलरेडी हांगुनजुन का बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो। तभी उसकी नज़र वुयिंग के बैग पर भी जाती है और वो कहता है, क्या इस बैग को प्रॉपर तरीके से सर्च कर लिया गया है? कोई भी हांगुनजुन के प्राइवेट रूम में किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अलाउड नहीं है।
सुशी थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करता, वो यिंग का बैग लेता है और इसमें छानबीन करने लगता है। सुशी को वयिंग के बैग में उसका फ़ोन मिल जाता है। वो वयिंग से कहता है तुम्हें इस फ़ोन के बिना ही जाना होगा। वयिंग अब अपनी ड्रिंक फिनिश कर चुका था। वो सुशी से अपना बैग छीनता है और उससे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हें परमिशन नहीं है मेरे सामान को टच करने की, और अगर मैं बिना अपने फ़ोन के उस रूम में अंदर नहीं जा सकता तो मुझे अंदर जाना भी नहीं है। सुशी को इंसल्टेड फील होता है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और वयिंग से कहता है तुम्हें हक नहीं है ये डिसाइड करने का कि तुम अंदर जाओगे या नहीं। तुम इस क्लब में हांगुनजिन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आए थे। तुम भी बाकी ओमेगाज में से ही एक हो। खुद को ज़्यादा स्पेशल मत समझो। अपने बेड से फेंक देने के 30 सेकंड बाद ही हांगुनजिन तुम्हें भूल जाएंगे। वयिंग फिर स्माइल करते हुए कहता है कितना बुरा हुआ ना लांगवांग जी को बीटाज में इंटरेस्टेड नहीं है, वरना तुम्हें यहाँ मेरे साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। तुम खुद अभी हांगुनजिन के बेड में होते। सुशी का फेस गुस्से से और ज़्यादा लाल हो जाता है। वयिंग तुरंत अपना फ़ोन उसके हाथ में से छीन लेता है और वो बारटेंडर से कहता है थैंक्स फॉर द ड्रिंक, मैं आपको फिर किसी समय मिलता हूँ। फ़िलहाल मुझे चलना चाहिए क्योंकि इस क्लब के लोगों की हॉस्पिटैलिटी मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। हांगुनजिन से कह देना कि अगर वो चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं, उन्हें मुझसे अच्छे से नाइसली पूछना होगा, ना कि इस स्टूपिड गार्ड के जैसे लोगों को मेरे पास भेजना होगा। ऐसा कहकर वयिंग क्लब छोड़कर जाने लगता है। सुशी उसे पीछे से चिल्लाता रहता है, उसे आवाज़ देता है। सुशी उससे कहता है तुम इस तरह नहीं जा सकते। वयिंग उसकी तरफ आंख मारते हुए कहता है मैं इसी तरह जा रहा हूँ। सुशी फिर उसे रुकने के लिए कहता है तो वयिंग कहता है जब तक हांगुनजिन तुम्हें ऑर्डर ना दें कि वो मुझे यहाँ रोक सकें तुम मुझे नहीं रोक सकते। और वैसे भी मैंने सुना है कि हांगुनजिन कभी भी ओमेगास को फोर्स नहीं करते। अगर मैं उनके बेड में नहीं आना चाहता तो उन्हें कोई हक नहीं है मुझे फोर्सफुली रोकने का। क्लब में जितने भी लोग थे सबकी आंखें वयिंग पर टिकी हुई थी क्योंकि वयिंग ने जो भी कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था। इस वजह से सुशी भी अब आगे जाकर वयिंग को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। वयिंग बिल्कुल कूल डाउन होते हुए एंट्रेंस की रूम से बाहर आने लगता है। हालांकि मेंटली वो काउंट कर रहा था कि अगर लांगवांग जी वीडियो के थ्रू ये सब देख रहा होगा तो उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। पर वयिंग को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करता और इसी तरह वो क्लब से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपना फ़ोन निकालता है और सोचने लगता है क्या उसे वेनिंग को मैसेज भेज देना चाहिए कि वो क्लब से बाहर आ गया है। पर वो पूरी तरीके से श्योर कर लेना चाहता था कि वो अब आउट ऑफ डेंजर है, इसलिए वो वेनिंग को कांटेक्ट नहीं करता। तभी एक कार उसे अचानक अपने पीछे आती हुई दिखाई देती है। वयिंग ने अपने पास चुपके से एक पतला सा नाइफ निकाल लिया था, पर कार जैसे ही उसके पास आकर रुकती है उसमें से एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है, विवुशन। वयिंग जैसे ही मुड़कर देखता है कार में वेनिंग था। वयिंग उससे कहता है वेनिंग क्या तुम हो, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वेनिंग कहता है तुम भूल गए मैंने ट्रैकर लगाया हुआ था। वयिंग कहता है पर तुम्हें एक सेफर जगह पर होना चाहिए था। वेनिंग कहता है हाँ, पर जब आपका सिग्नल मिला तो मैंने आपके पास आने का सोचा। कार में पीछे फूड रखा हुआ है और कुछ कपड़े भी हैं, जल्दी से कुछ खा लो और फिर चेंज कर लो। वयिंग उससे कहता है तुम बेस्ट हो वेनिंग, और वो तुरंत कार के पीछे वाली सीट पर चला जाता है और खाना खाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। वेनिंग उससे पूछता है तो आखिरकार क्लब में जाकर अंदर क्या हुआ, आखिरकार लांगवांग जी ने तुम्हें बाहर कैसे आने दिया। वयिंग कहता है जहाँ तक मुझे लगता है उसे लग रहा होगा कि मैं वहाँ रुकना चाहता हूँ। वेनिंग कहता है तो क्या तुम रुकना चाहते थे। वयिंग हंसते हुए कहता है व्हाट, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसे पता चल जाता ना कि मैं कौन हूँ तो वो मुझे जान से ही मरवा देता। ओके गाइज, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई नो आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, कल पूरा कोशिश करूँगी लंबा सा पार्ट बनाने की। आज मुझे थोड़ा सा काम था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।